नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमंत प्रदेश न्यूज में। और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। एक बार फिर से आपके बीच में जो खास चर्चा आज होने वाली है वो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि आज भी हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम खुद इतनी जानकारियां नहीं रखते हैं, ना सरकारी तौर पर इतनी अवेयरनेस है, ना हमारे समाज में। तो अभी शायद ये शून्य से ही शुरू हो रहा है, अभी कुछ थोड़ा थोड़ा लोग इसके बारे में जानने बैठे हैं। क्या है मानसिक स्वास्थ्य, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है, और ये हमारा जो अन्य जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य होते हैं उससे ज्यादा ये क्यों आवश्यक है। इस सब बातचीत के लिए एक बार फिर से हमारे पास आज मौजूद हैं सीधे तौर पर डॉक्टर पवन शर्मा, जो इन सब चीजों के विशेषज्ञ हैं, मानसिक रोग के जो विशेषज्ञ हैं, और जिन्होंने इस मानसिक रोग को दूर करने के लिए अपना तन मन निछावर किया है। पूरा समर्पण उनकी संस्था फॉरगिवनेस जो फाउंडेशन सोसाइटी है वो इसमें जुटी हुई है। पूरी टीम बहुत अच्छा वो काम कर रही है। किस तरह का उनका वर्क है और क्या वो इसमें चाहते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आज ये चाहूंगा कि जो आपकी ये संस्था है जी, फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी, उसका थोड़ा सा आप कब इसका आपने शुरुआत इसकी करी, इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ तक आप पहुंचे हैं, थोड़ा इस यात्रा को आज यहाँ से शुरू करते हैं। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भानु जी। पहले तो आपने जब इतना मौका दिया है तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके लिए कि हम अपनी तरफ से कोई बात समाज तक पहुंचा पा रहे हैं। जब हम लोग काम कर रहे थे, और हमारे कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्रोग्रेसिव यूनिवर्स ऑफ एनएलपी जी, तो जब कभी हम समाज के लिए कुछ काम करने लगे तो वहां ये हुआ कि अगर आप एक एनजीओ होंगे तो आपके लिए थोड़ा रास्ता हम ज्यादा खोल पाएंगे जी। तो हमने जब देखा कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज की रीढ़ है, जैसा कि अभी आपने बताया कि सारी बीमारियों की भी जड़ है, और ये कह लीजिए कि समाज में होने वाले सारे अपराध का भी कारण मानसिक स्वास्थ्य है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ है तो यकीनन वो अपराध भी उतना ज्यादा नहीं करेगा, इस तरह की चीजें नहीं आएंगी जी जी। तो अगर आप देखेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य पर जब हम काम करना शुरू कर रहे थे तो एक स्टिग्मा होता है, कलंक की भावना, शर्मिंदगी की भावना चल रही थी समाज में जी। तो कोई भी इस पे या तो पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा था और ना ही समय देना चाह रहा था जी। तब हमने फिर इस फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी को स्टार्ट करा, और इसको शुरुआत करने में आपको वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि पहले तो हमने जब अकेले चलने की बात करी तो कोई साथ में नहीं था जी। फिर किसी तरह से हमारे साथी इसमें साथ में रहे, और फिर आप जैसे ही जितने सम्माननीय लोगों का साथ मिला जो कि हमें पीठ पे थपथपा करके आगे बढ़ाते रहे, तो हमने इस पे काम करना शुरू करा। आज हमें खुशी होती है कि जितना भी उत्तराखंड है, भारत है, और इवन भारत के बाहर के लोग, वो सब हम लोगों को पहचानते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य पे जो हम काम करते हैं ये अब हमारे लिए रिकॉग्नाइज हो गया है। कई जगह हमें बहुत सम्मान मिले हैं, कई जगह रिकॉग्नाइज करा गया है, और कई जगह हमारे इन सारे हौसलों को प्रोत्साहन करा गया है और आगे बढ़ाया गया है। और आपके साथ माध्यम से बताते हुए बहुत खुशी होगी कि पिछले ही महीने में हम लोगों ने ये आंकड़ा लगाया था कि हमने लगभग 100 लोग जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर पे आत्मघाती विचार रखते थे और मरने की सोच रहे थे, उनको हमने बचाया है, वो जीवन में आए हैं। और अप्रत्यक्ष तौर पे ये आंकड़ा कई ज्यादा है, जो कि शायद भविष्य में कभी ऐसा कदम उठाते तो वो तो कई ज्यादा है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसमें हम लोग शतक बना चुके हैं कि एटलीस्ट मरने से लोगों को बचाया है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका जो काम है वो बहुत नायाब तरीके का है, एकदम निस्वार्थ भाव का जो काम है जी बिल्कुल। और अभी तो हमारा समाज में जहां तक देखता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें जी, तो वो ये सोचते हैं कि कहीं लोग हमें पागल ना घोषित कर दें, और लोग बोलेंगे तो पागल तो नहीं हो गया जी। इस विषय पर कभी बात नहीं करना चाहते हैं जी। जबकि ये जो समाज में आत्महत्याएं हो रही है जी बिल्कुल लगातार, अब तो मैं गाँव में भी देख रहा हूँ ये आंकड़ा जो है गाँव में अत्यंत बढ़ता जा रहा है। दूर से दूर जितने भी एरिया आप देखेंगे, मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो गांव की तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ों में या दूरस्थ क्षेत्रों में भी आत्महत्या जैसे घटनाएं हो रही है, जबकि वहां पे इस तरह की कोई परेशानी नहीं है जो कि शहर में होती है। लेकिन शहर में होने का एक फायदा हो जाता है कि जब शहर में कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कोई आत्मघाती विचार आ रहे हैं या परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको मदद मिल जाती है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, समाज में हो, परिवार में हो, या हम जैसे पेशेवर, तो कहीं ना कहीं उसके पास बचने के मौके होते हैं। लेकिन गांव जैसी जगह और बहुत जगह पे वहां देखेंगे तो ऐसा कोई बात करने वाला नहीं होता है। और अगर बात कोई करता भी है, कोई परेशानी है,
तो चूंकि हमारे पास पुराना एक सोच ऐसी है कि हम उसको ऊपरी हवा जैसा मान लेते हैं, पंडित पुछाई या कुछ तंत्र मंत्र में ले जाते हैं, हाँ उधर ले जाते हैं, हम असली जड़ को ना पकड़ करके हम इसमें समय व्यस्त करते हैं। तो ये जो समय वेस्ट होता है, इसमें जो मानसिक तौर पे बीमार या स्ट्रगल कर रहा आदमी है वो और ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो अंततः फिर जा करके कई बार अपना जीवन दे देता है। आजकल आप देख रहे होंगे एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और वो जितने भी ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं वो सारे हमारे गांव के आ रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो ऑनलाइन गेम तो खेल रहे हैं लेकिन उससे आने वाली जो मानसिक चुनौतियां हैं उसको समझने का उनके पास समाधान नहीं है। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि गांव तक भी ये बातें पहुंच चुकी हैं, बीमारी पहुंच चुकी है, क्योंकि हम लोग तकनीकी तौर पर जितना ज्यादा आगे भाग रहे हैं वो तो पहुंच रही है लेकिन उसका समाधान या उसका बचाव नहीं आ रहा है। ये आप बिल्कुल इस तरह से मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप शार्प होना चाहते हैं या बुद्धू रहना चाहते हैं, जी बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे? शार्प होना चाहते हैं। शार्प होना चाहते हैं। तो शार्प होने के लिए आपके पास सारे तकनीक, सारे रिसोर्सेज सब चाहिए। अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, अच्छा साधन चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं, एक बहुत शार्प नाइफ, चाकू अगर आप रखे हैं चाकू, तो आज तक आपको इतिहास में कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा जिसमें किसी एक चाकू ने किसी आदमी की जान ली जी, उसको चलाने वाले हाथ ने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तकनीक तौर पर शार्प होना चाह रहे हैं, हम सारी तकनीकी, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे उसके इस्तेमाल हो, वो सारा तो हम लेटेस्ट चाहते हैं जी। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए अपने हाथ की ताकत नहीं चाहते, यानी आत्म बल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने को काटते रहते हैं, अपनी आते काटते रहते हैं, अपने शरीर को घाव देते रहते हैं और अंत में हम वहीं पे अपने आप को खत्म कर लेते हैं फाइनली, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इसको संभालना कैसे है। बिल्कुल। आप अगर पुराने जमाने में देखेंगे तो जब कोई एक योद्धा सीखता था तो उसको सबसे पहले एक धारी वाली तलवार दी जाती थी, बिल्कुल, जिसमें एक तरफ धार होती थी, एक तरफ नहीं होती थी, और उसको कहा जाता था तुम और आगे बढ़ो। जब वो और आगे बढ़ता था, जब वो कुशल योद्धा हो जाता था, तब उसको दो धारी तलवार दी जाती थी। और उस दो धारी तलवार का काम ये होता था कि उसमें दोनों तरफ धार है, क्योंकि अब ये तलवार इतनी खतरनाक है कि अगर उसकी एक धार दुश्मन की तरफ है तो दूसरी धार खुद अपने गर्दन की तरफ है। तो यानी उस युद्ध में इतना कौशल होना चाहिए कि वो अपनी गर्दन बचाए और दुश्मन के साथ संहार करे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हम तकनीक के तौर पर कि अपने युवाओं को, लोगों को दो धारी तलवारें दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको हम आत्मरक्षा जैसे गुण कुछ भी नहीं सिखा पा रहे। तकनीकी पता ही नहीं है कि... तो वो अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मानसिक स्वास्थ्य है सर, लोगों के आमतौर पर समझ में नहीं आता है जी। यार ये मानसिक बीमारी जो बोल रहे हैं वो क्या है? इसके जिस तरह से हमारे मतलब लोगों को लगता है कि यार मानसिक स्वास्थ्य कुछ नहीं होता है, बिल्कुल, है ना? तो ये किस तरह से मतलब इसके लक्षण जो है प्रभाव दिखते हैं, या मतलब किस तरह से लोग पहचाने कि भाई इसको मानसिक बीमारी हो गई है, इसको जो है डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, या जो मानसिक रोग विशेषज्ञ है उसके पास इसे ले जाने की आवश्यकता है? ये किस तरह के लक्षण, थोड़ा आप इसको भी बताइए। ये सवाल आपने बहुत अच्छा करा है भानु जी। मैं आपको इस माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास शरीर में कोई बीमारी आती है तो हमारे पास थोड़े थोड़े लक्षण दिखना शुरू होते हैं जी। दर्द होना होगा, परेशानी हो जाएगी, खुजली होगी, दर्द होगा, पांव दर्द होगा, कोई चीजें होने लगती है तो हमें पता लगता है, चक्कर आएगा। जी बिल्कुल, ये सिम्टम्स हमें बताते हैं कुछ शारीरिक बीमारी आने वाली। यानी जो ये अभी हमारे पास सिरदर्द हुए हैं, चक्कर आया है, बुखार है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी के सिम्टम्स हैं कि कुछ हमारे यहाँ डिस्फंक्शन हो रहा है। जी, जी, जी। इसी तौर पे जैसे ही आप मानसिक बीमारी की बात करते हैं तो पहले वो मानसिक बीमारी नहीं बनती है, पहले वो मानसिक चुनौती होती है। यानी हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर होता है, जैसे गुस्सा आना, परेशान होना, एंग्जाइटी होना, घबराहट होना। आजकल एक फैशन वर्ड बना है कि कोई भी थोड़ा सा उदास होता है उसको सीधे कहते हैं तुम डिप्रेस क्यों हो, जबकि लोग ये नहीं समझते डिप्रेशन एक बहुत गंभीर बीमारी है। एक होता है सैडनेस, यानी दुख। जब ये दुख हमारा 21-22 दिन तक लगातार साथ रहता है तब ये परिवर्तित हो जाता है डिप्रेशन। लेकिन आज हम फैशन में ही बोल देते हैं डिप्रेस लग रहा हूं, ये आज ही की बात है और भी छोटी सी बात है, गाड़ी पंचर थी मैं डिप्रेस हो गया। तो अब आप सोचिए कि फैशन की वजह से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारी और डिसऑर्डर ये अंतर है। एक डिसऑर्डर को बीमारी बनने में बड़ा लंबा समय लगता है, यानी अगर हम उसे समय पर चुनौती को देख लें, आकलन कर लें, समझ लें और उसका निदान कर लें तो वो कभी बीमारी बन ही नहीं पाएगी। जिस तरह से शारीरिक बीमारी में हमारे पास कुछ सिम्टम्स आते हैं, अगर हम उनको ही पहले देख लेते हैं तो बीमारी से बहुत पहले बच जाते हैं। मानसिक तौर पे क्या है सर कि एक स्टिग्मा है, एक शर्मिंदगी है, कलंक से जुड़ा हुआ है। और कोई भी अगर किसी बात को ये बोलना चाहता है कि मेरे को मानसिक कोई इश्यू हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो सामने वाले लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हर एक करने लगता है पागल, इससे दूर हो, उससे दूर हो, या उसको समझ में नहीं आता या उसको दिक्कत है। तो ऐसा पागल ना बने
और हमें समाज से अलग ना करा जाए, हमें ग्रुप से दूर ना करा जाए, तो जो पेशेंट होता है, जो परेशान हो रहा है, वो भी अपनी ये बातें समाज में बाहर नहीं बोलता, किसी को बताता भी नहीं है कि मेरे पास ये चुनौती आ रही है। और जब चुनौती नहीं बताएगा तो समाधान देने वाले भी समाधान नहीं दे पाते, और अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है, अंदर अंदर घुटता रहता है, और तब ये निकलता है जब कभी ये ज्वालामुखी बन जाता है, जी, बम बन जाता है। और उस समय जब ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं इतनी बुरी हालत होती है कि या तो वो अपराध के रूप में बाहर आता है, या वो कभी रिश्ते खराब होते हैं, या कभी आपस का मनमुटाव किसी को मारने तक में आ जाता है, या वो खुद को ही खत्म कर खुद को ही आत्मघाती कदम उठा लेता है। जी। अभी आपने पीछे न्यूज में देखा होगा कि एक दादा ने पोते को 100 रुपए के चक्कर में मार दिया। मार दिया। अब आप सोचिए, वो 100 रुपए की बात नहीं थी, जी, वो मनमुटाव न जाने कितने कब से समय चल से रहा चला आ रहा होगा, उस दिन वो 100 रुपए का बहाना हो बहाना हो गया है। इसी तरह से जो कोई आत्मघाती कदम उठाता है, आत्महत्या करता है, वो अपने आप लिए बहुत पहले सोच चुका होता है कि मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा जीवन जीना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद वो कोशिश करता है, और उसके बाद वो कई बार इस पे काम करता है, तब जाकर के वो इस हरकत को अंजाम देता है। बिल्कुल। और इसके लिए जब भी कोई मरने लगता है तो कम से कम 20 से 25 बार वो आपको संकेत देता है जी। और इस तरह के इशारे भी देता है कि मेरी ये समस्या है, जूझ रहा हूं और मैं क्या करूं। तो अगर उसको उस समय पर समाधान मिल जाए, सहायता मिल जाए, तो यकीनन हम एक बहुमूल्य जीवन बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बात आपकी बहुत बड़ी बात है सर, कि जो है अगर मर्ज का जो है समय पर पता चल जाए, जी बिल्कुल, तो उसका समाधान जो है इजीली निकाला जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं होती। जी बिल्कुल। सर, जैसे शारीरिक बीमारियां होती है, जी हाँ, और लगातार उस बीमारी को बहुत मतलब ऐसा होता है कि भाई चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, हम उसकी नब्ज टटोलेंगे, फिर उसके टेस्ट होंगे, फिर जो है उसको दवा दी जाएगी। जी बिल्कुल। इसकी प्रोसेस क्या है इसमें? जैसे मैंने देखा कि तमाम लोग जो है नशा केंद्र में चले जाते हैं, जी बिल्कुल, और वहां जो हालत होता है वो शायद जो है उससे बेहतर तो नहीं जाना अच्छा होता है। अधिकतर की हालत ये है, जी बिल्कुल, कुछ ठीक है, लेकिन अधिकतरों की हालत यही है कि जो है वहाँ आदमी बिगड़ा हुआ स्वरूप। बिल्कुल। तो इसमें दवाओं का किस तरह का रोल है, किस तरह से जो है ये फायदेमंद है, नहीं है? देखिए, जो भी ये चीजें बीमारियां शुरू होती हैं, ये अपनी सोच से शुरू होती है जी। और सोच को ही अगर हम पहले संभालने लगे तो दवाई तक की नौबत ही नहीं आती। दवाई हमेशा तब जरूरत पड़ती है जब हार्डवेयर खराब हो। जब सोच खराब है तो दवाई कोई भी आपकी सोच बदल नहीं सकती, सिर्फ आपको शिथिल कर सकती है। और जैसा आपने बताया कि नशा में मुक्ति केंद्र में तब भेजा जाता है जब आम तौर पे देखेंगे कि परिवार वाले उसको संभालना बंद कर देते हैं। आमतौर पर आप देखिए, किसी बच्चे के साथ ऐसी दिक्कत होती है तो नशा को लिए संभाला जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बंद करा जाएगा, डांटा जाएगा। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र या कोई भी रिहैब सेंटर में उस बच्चे को तभी भेजा जाएगा जब वो किसी परिवार वालों के लिए घातक बन जाए। अगर उसने कभी हाथ उठा दिया या किसी को मार दिया तो सिर्फ अपने बचने के चक्कर में परिवार वाले उसको उठा करके नशा मुक्ति केंद्र में डालते हैं, अन्यथा कोई डालना नहीं चाहता। वो हमेशा उसके व्यसन, जो भी बीमारियां हैं, दिक्कत है, परिवार में चलाते रहेंगे, लोगों से झूठ बोलते रहेंगे, नहीं इसको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। लेकिन जब उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब वो ऐसी कोशिश करते हैं। और वो कोशिश हमेशा देखिए, कभी भी किसी को जबरदस्ती करेंगे तो वो उसके लिए एक चुनौती जैसी बन जाती है कि आपने मुझे ऐसा करा, अब मैं बदला लूंगा। तो वो बदला लेने के बाद में वही चीजें होती हैं कि जब तक वो अंदर बंद है तब तक बंद है, बाहर आते ही वो उससे भी ज्यादा दुर्गति वाले काम करता है। इसलिए अगर आप अक्सर देखते होंगे कि नशा मुक्ति केंद्र से भले ही जो बच्चे बाहर आते हैं, वो बाहर आते ही फिर से वही काम दुगनी तरीके से करते हैं और परिवार वालों के लिए वो और ज्यादा घातक बन जाते हैं। और कई बार ऐसे केस हुए हैं जो कि नशा मुक्ति से बाहर आने के बाद उन्होंने किसी न किसी परिवार वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सही बात। या तो जान गई है या तो फिर उनके कोई हमला ऐसा करा गया है जिससे कि वो कहता था कि अब मैं बदला ले रहा हूँ। तो ये तरीका नहीं होता है। हमेशा कोई भी सोच विचार है, ये हमेशा काउंसलिंग से, थेरेपी से निपट सकता है। और सबसे ज्यादा लोगों को आसान क्या लगता है, दवाई खिलाओ और ये सो जाएगा, पड़ा रहेगा, तो लगता है ठीक है। वो सो जाना उसकी सुप्तावस्था है, वो सो रहा है यानी बेढाल पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल इस तरह से हो गया जैसे आपके पास कोई घाव लगा है, चोट लगा है और आप उसको पेन किलर खा रहे हैं, तो आपको सिर्फ दर्द नहीं होगा लेकिन वो घाव ठीक नहीं हो रहा है। बेहतर यह है कि उस घाव को ठीक करना पड़ेगा। जब घाव ठीक कर लेंगे तो फिर ऐसी चीजें नहीं आएंगी। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर उनके पास कोई भी ऐसा केस आता है या ऐसी चीज आ रही है तो बेहतर है या तो आप खुद उसको संभाल सकते हैं बच्चे को, तो आप समझाएं, बताएं। अगर नहीं है तो हम जैसे किसी भी पेशेवर के पास से सलाह लीजिए, मदद लीजिए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। निश्चित तौर पर सर। और इसकी जो उत्पत्ति है, माना जो है एक बच्चा है जी, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बिल्कुल। अब फैमिली में जो है इस तरह की टर्म्स तो थोड़ा बहुत तो होते हैं, हल्ला गुल्ला तो होता ही है। जी जी।
तो ये जो स्थिति है कहाँ से शुरू हो रही है और ये जो है आत्मघाती क्यों बन जा रही है? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं आपकी इस पर वाकई तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी कभी हम लोग बात करते हैं तो इस गहराई पे जाते हैं कि ऐसी नौबत क्यों है। जी। अंतर क्या हो गया है सर कि इस समय हम कई बार तो लोग न्यूक्लियर फैमिली में हैं और उसके बाद हमें जो बचपन में नहीं मिला हम चाहते हैं हमारे बच्चों को तुरंत मिल जाए। आज आप देखेंगे कि आपको मोबाइल फोन लेने में कई साल लगे जी। और फिर उसको अपग्रेड करने में बहुत साल लगे, जी। लेकिन हम चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे के पास बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे साधन तुरंत उपलब्ध हो जाए। जी। ना उनको उसका मूल्य पता है, ना उसका इस्तेमाल पता है, ना देखरेख पता है। उनको ये पता है कि मैं थोड़ा सा रोऊंगा या थोड़ा सा अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा, मेरे माँ बाप तुरंत मुझे वो साधन दे देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि हम उनके साथ हमेशा या तो प्रेम में और या डर के मारे वो सारे साधन देना शुरू कर देते हैं। और प्रेम जब बहुत ज्यादा हो जाता है और जहां पर डिसिप्लिन नहीं होता है, यानी अनुशासन नहीं होगा, तो ये हमेशा विध्वंसकारी होगा। बेहतर है कि पहले अनुशासन सिखाएं। अनुशासन जब बच्चा ठीक से करता रहे तब प्रेम जाहिर करें। एक हमारे यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन, अफेक्शन, देन लव। बिल्कुल नियम सीढ़ी ये है, लेकिन आमतौर पे हम क्या कर रहे हैं, पहले लव देन अफेक्शन, उसके बाद हम कोशिश करते हैं डिसिप्लिन करने की, जो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। देखिए जो भी कोई हम पहले बचपन के साथ काम करेंगे, आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जब कभी हाथी का बच्चा होता है उसको लोहे की जंजीर से बांधा जाता है और बड़ा हाथी आप देखेंगे तो उसको रस्सी से बांधा जाता है। जी। जो चाहे तो अपना एक हल्का सा पैर हिलाएगा तो खूंटे सहित रस्सी बाहर आ जाएगी। जी। लेकिन उसको रस्सी से बांधा जाता है। जी। और जो छोटा बच्चा है उसको जंजीरों से बांधा जाता है। कई बार एक जंजीर, कई बार दो जंजीर बांधनी पड़ती है, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि मैं जितनी भी ताकत लगाऊं, जितना भी हिम्मत कर लूं, ये टूटने वाली नहीं है और ये बंधन मेरा ऐसे ही रहेगा। और जब वो बंधन स्वीकार लेता है और जब वो मान लेता है कि हाँ ये बंधन नहीं टूट सकता, तब वो जंजीर हटा करके एक रस्सी बांधी जाती है। यानी सोचिए इतना विशालकाय हाथी कमजोर रस्सी से बन जाता है, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा जंजीर से ही बनता है, उससे नीचे वो काम नहीं आ रहा है। तो यकीनन हमें बचपन में बच्चों को जितना हम अनुशासित रखेंगे, जितना नियम संयम से रखेंगे और अपना प्रेम दर्शाएंगे, उनको ये कहना पड़ेगा कि आप अनुशासन में रहेंगे तो हमारा प्यार आपको कमाना पड़ेगा, सिर्फ मिल नहीं रहा है, कमाइए। और जब आप कमाएंगे तो आपको हम साधन भी देंगे और वो सारे साधन जब मिलेंगे तो यकीनन कभी इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे अनुशासन में रहेंगे। और अनुशासन में रहने के बाद कभी भी कोई अपराध या कोई गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। सर एक जो सवाल हमारे जहन में बार बार आता है कि आजकल जो ट्रेड देखा जा रहा है, क्योंकि ये तो व्हाट्सएप युग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह से हो गई है, लोगों की दौड़ भाग इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को इतना भी समय नहीं है कि अपने बच्चे को चुप करा सके। जी बिल्कुल। या उसके साथ इतने देर बैठ सके कि उसको लोरी सुना सके, इसको सुला सके या ढंग से खाना खिला सके। अब झट से क्या होता है, हमें कोई काम करना होता है, उसको ठम से मोबाइल। और ये अपराध इतना गंभीर हो गया है कि अब 1 साल के बच्चे तक के लिए जो ये खतरनाक मोबाइल है, जी बिल्कुल, उसका जो रेडिएशन है, जो उसके इफेक्ट हैं, उसको हम जो है बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं और अपने बच्चे को झट से पहुंचा रहे हैं। अब जो है इस विषय में कोई सोच ही नहीं रहा है और ये हमारे समाज में आज आम बात हो गई है। बिल्कुल। अब इसका असर किस तरह से हो रहा है, बच्चा किस तरह से इस तरह से मानसिक रोगी हो रहा है, ये भी कोई जड़ है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए बचपना होता है बच्चों के लिए सीखने का। आप देखेंगे कि बच्चा हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहा है या इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पा रहा है, लेकिन वो जापानी बोलने लग गया क्योंकि वो जापानी कार्टून देख रहा है और वो वही सीख रहा है, वो समझ रहा है, जापानी भाषा उसको कैसे आ रही। तो इस तरह से आप देखेंगे जो आपको मैक्सिमम समय में पढ़ाने वाला, समझाने वाला काम है, वो इंसान नहीं है, वो अभी एक मोबाइल है। और उस मोबाइल में कौन सा कार्टून है या कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा वीडियो है, क्या बच्चा देख रहा है, ये आपको नहीं पता। और ये मानसिक तौर पे तो खराब है ही है, शारीरिक तौर पे भी इसलिए खराब है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी खोपड़ी की हड्डी बहुत ही पतली होती है, बहुत नरम होती है। तो मोबाइल की रेडिएशन जो कि हम बड़ों के लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो अंदर न्यूरल कनेक्शन को डैमेज करती है, यानी ब्रेन का साइज, ब्रेन की हार्डवेयर को खराब करती है। तो उनके पास कई ऐसे जज्बात या कई ऐसी काबिलियत हैं जो बच्चों में नहीं है। जैसे उनके पास याददाश्त कम हो रही है, वो आकलन नहीं कर पा रहे, वो कहीं परिस्थितियों में जो मजबूतियां होती हैं वो नहीं कर पा रहे, वो कमजोर हैं, उनके इमोशन उनके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें तब आती हैं जब आप डे टू डे लाइफ में जीते हैं, समझते हैं। और इसी तरह से उन बच्चों में आज की तारीख में बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गया है। छोटा सा बच्चा अगर आप उसको 2 मिनट के लिए रोक दें कि आप मोबाइल दे दो, अभी नहीं है,
तो वो अपने आप को फांसी लगाने से भी नहीं रुकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी सोचिए कि मोबाइल और उस प्रोग्राम की, उस सॉफ्टवेयर की या उस गेम की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसके लिए उसका जीवन मूल्य बहुत छोटा है। बिल्कुल। तो ये हमारे माँ बाप जो आज के आधुनिक हैं, उनको चाहिए कि वो समझें कि दिन के 24 घंटे अगर उनके पास हैं तो दिन के 24 घंटे बच्चे के पास भी है। अगर उनको टाइम काटना है तो बच्चे को भी काटना है। और जब वो माँ बाप बन जाते हैं तो असल में उनको खुद को बुलाना पड़ता है, तब उनको सारी परवरिश बच्चे पे लगानी होती है, और वो ही उनकी एक ऐसी आमदनी होती है जो बुढ़ापे तक, जो उनके जीवन पर्यंत या उनके जीवन के बाद भी उनकी पहचान को बताए रखने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका सहयोग दे, तो उसके सामने उदाहरण पेश करिए। वो बातों से नहीं सीखते, बच्चे मिमिक करते हैं, यानी उदाहरण के तौर पर आप जिस तरह से परिवेश में जाएंगे वो वैसे ही करेंगे। तो इसलिए आप भी अपना मोबाइल छोड़ें, बच्चे के साथ लगे, और बच्चे से अच्छा टाइम पास भी कोई नहीं है, बच्चे से अच्छा कोई संस्कार नहीं है। और रिटर्न अगर आप सोने पे लगाते, चांदी पे लगाते हैं, लैंड पे लगाते हैं, तो बच्चों पे लगाइए। बच्चों से अच्छा रिटर्न आपको कहीं से और कुछ नहीं मिलने वाला है। निश्चित तौर पर सर एक बड़ा जो है आपने उदाहरण पेश किया है और बड़ी गंभीर बात आपने बताई है। अब बात आती है सर जो हमारे समाज में आज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, यौन अपराधों की बात। अच्छा, यौन अपराधों में भी फिर वही मैं कहता हूँ कि जो ये मोबाइल हमारे हाथ में आया है, ये जो है मुझे लग रहा है कि ये जो है बहुत नई पीढ़ी को जो है बहुत ज्यादा जो है प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल। और इस चीज के कारण जो है आज देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है ये जो गंदी हरकतें हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में या जहाँ भी सार्वजनिक तौर पे होता है, ये देखने को मिल रही है। तो ये इसकी जड़ क्या है सर? इसको जो है किस तरह से कम किया जा सकता है, या इसको कैसे करके जो है क्या इसको जो है बंद किया जा सकता है? इसमें क्या राय है? जरूर, ये बहुत संवेदनशील विषय है और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहले हमारे बच्चों में पहले बाल्यावस्था होती थी, फिर किशोरावस्था होती थी, फिर तरुणावस्था होती थी, और फिर आता था वयस्क। लेकिन आज की तारीख में अब जो बच्चे आ गए हैं उनमें बाल्यावस्था के बाद सीधे वयस्क हो रहे हो, यानी बीच का किशोर और तरुण खत्म हो गया है। अगर आप देखेंगे तो 10 साल की बच्चियों को आजकल माहवारी शुरू हो रही है, यानी 10 साल अभी बच्चा है, लेकिन हमारे हार्मोन्स और हमारी जेनेटिकली इस तरह से विकसित हो गई है कि हमारे शरीर बहुत समय से पहले परिपक्व हो रहा है, और वो चीजें हो रही हैं हमारे साथ जिसके लिए हम मानसिक तौर पे तैयार नहीं है। तो बेहतर होगा कि माँ बाप ये संवेदनशीलता समझें और बच्चों को इस बात के लिए तैयार करें कि बच्चों, आज तुम्हारे साथ जेनेटिकली ऐसा चेंज हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो तुम्हें अब अपने साथ कैसा रखना है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जब 10 साल के बच्चों में ही यौनावस्था आ रही है तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसको संभालें कैसे। तो उनके अंदर जो हार्मोनिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं, जो आक्रामकता उनके पास 16, 17, 18 साल में आनी चाहिए थी, वो आज वो 10 साल में आ रही है। तो वो आक्रामकता को संभाल नहीं पा रहे, वो फ्रस्ट्रेशन, वो अपना बदलाव वो चेंज नहीं कर पा रहे। तो उस वजह से क्या होता है कि वो कई बार मीडिया, सोशल साइट्स या बाकी चीजों को देख करके, आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन की इतनी भरमार पड़ी हुई है। शायद मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आपने और हमने बलात्कार जैसा पहला शब्द शायद हमने अपने कॉलेज टाइम में सुना होगा, उससे पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन आज धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया का कि हर तरफ से आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा खबरें, इतनी ज्यादा चीजें बच्चों तक पहुंच रही हैं कि वो उसको फिर देखना चाहते हैं, और फिर उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि आखिर ये है तो क्या है, कैसा है, और इसका अनुभव क्या होता है। तो उसमें वो अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी वजह से ये यौन अपराध और दूसरा नशा, ये दोनों ही आजकल रोमांच का उनको अनुभव कराते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम क्राइम करेंगे और बच जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे हम कितना खुशी होती है। तो ये सोच उनको कई बार कहीं ना कहीं क्राइम, ऐसा दुर्लभ क्राइम करने को कमिट करती है कि वो शायद कभी उसके जीवन भर का ही पछतावा हो जाता है। तो बेहतर ये होगा कि हम ये समझ सकें कि अनुवांशिक तौर पर अब हमारी जेनेटिकली चेंज हो रही है, हमारा परिवेश बदल रहा है। तो माँ बाप अगर बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो उनको इस बात के लिए बहुत तैयार रहना पड़ेगा कि वो एक परिपक्व इंसान को पहले से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशन हमारी बड़ी एडवांस है। और ये जो सेक्स से जुड़ा हुआ कोई भी अपराध होता है, यौन अपराध होता है, ये हमारे अनुवांशिकता इस बात पे जुड़ा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं। अगर आप हमारे पुराने राजा महाराजाओं के समय पे जाएंगे, आदिकाल में जाएंगे, तो वहां भी यही होता था कि जब आप दूसरे का इलाका या दूसरे का एरिया कब्जा करते थे तो वहां की मादाओं के साथ नर सेक्स करते थे और अपनी संतानें पैदा करते थे। तो ये एक प्रभाव होता था और प्रभुत्व होता था कि ये मेरा है। जानवरों में भी आप देखेंगे तो इसी तरह का होता है कि जब कभी किसी जानवरों में कोई एक जो नेता है या एक राजा है, उसको अगर हटा के कोई दूसरा राजा बनता है तो वो वहां की सारी मादाओं पे ऊपर अपना अधिकार बनाता है।
तो ये सिर्फ एक क्षणिक सुख नहीं है, ये एक आधिपत्य और अधिकार की बात है। और आजकल के लड़के सबसे ज्यादा बता दूं कि उनके लिए जो चुनौती होती है वो होता है उनका पिता, यानी उनके घर का बड़ा अधिकारी। वो तुरंत कहते हैं कि अब मुझे भी इस घर के प्रधान की पद चाहिए। तो वो सारी वो हरकतें करते हैं जिससे वो साबित कर सके कि अब वो बच्चे नहीं हैं, अब वो बड़े हैं। तो उसलिए वो सिगरेट भी पीते हैं, वो शराब भी पीते हैं, वो नशा भी करते हैं, उनको गाड़ी साधन चाहिए, उनको बाकी साधन चाहिए, और फिर वो ये भी दिखाते हैं कि अब मैं समाज में वयस्क हूं, बड़ा हूं और रूल करने की ताकत रखता हूं, तो ये हरकत भी करूंगा जिससे आप ये समझ लो कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हूं। क्योंकि बच्चा बच्चा बोलते 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 वो कहते हैं कि ये मेरा अपमान हो रहा है, मुझे वो हरकत दिखानी पड़ेगी या मुझे वो सबूत देना पड़ेगा जिससे मैं उनको यकीन दिला सकूं मैं बड़ा हो गया हूं। तो वो ऐसे बड़े लोगों के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। इस वजह से वो गलती में, नासमझी में ऐसे अपराध कर देते हैं और वो अपनी कुंठा, अपने गुस्सा वो निकालते हैं। आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग यौन अपराध में संलिप्त हैं, जो ये सब काम करते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे आप तो यकीनन घर में वो कहीं ना कहीं बहुत दबे हुए हैं, कुचले हैं, कुंठावे हैं, उनको समाज ने दबाया है, तब कहीं वो जा करके इस तरह के हरकतें या इस तरह के अपराध करते हैं, क्योंकि ये अपराध हमेशा अपने आप को एक प्रभुत्व और आजादी सा महसूस कराते हैं, इसलिए वो क्राइम करते हैं। अदरवाइज कोई भी क्राइम नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत गंभीर जानकारी आपने इस विषय पर दी है। इसी से जुड़ा एक विषय जो बहुत गंभीर होता जा रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में। पहले तो बच्चा जो है धीरे धीरे जो है वो बढ़ता था जी, अब बढ़ गया है, बच्चा जो है एजुकेटेड भी हो गया है, वयस्क भी होने लगा है, लेकिन खास करके मैं लड़कियों की मैं बात करूंगा जी, वो जो है शादी करने को राजी नहीं होता है। बिल्कुल। या जो है वो जो है जो समाज का जो परिदृश्य दिख रहा है आज की डेट में कि जो है उसका पति जो है उसको मार रहा है या उसको जो है कई बार जो है उसे अपराध की श्रेणी में लेकर के उसे खत्म भी कर रहा है, या जो है जो सास बहू का झगड़ा है या तमाम जो समाज में जो घटनाएं घट रही है, तो उसको देखे भी वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और ये जो बड़ी चुनौती है, वो शादी ना करे वो अलग बात है, वो उसका अपना विषय है, लेकिन ये चुनौती माँ बापों के लिए बन रही है। यकीन तो इसमें सर क्या किए जाने की आवश्यकता है, क्या समाधान है इस विषय? जो आपने अभी तक बात बोली, देखिए हम लोग हमेशा बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि बच्चे तो वो प्रदर्शित कर रहे हैं जो उनको पीछे से मिला है, यानी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये असल में जितने भी बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं या शादी नहीं कर रहे हैं या जो युवा पीढ़ी खराब हो रही है, हमें ये मान लेना चाहिए हमारी ये खराब परवरिश का नतीजा है। जब हम नहीं स्वीकारेंगे तो हम सारा दोष नई पीढ़ी पे या बच्चों पे डालना चाहते हैं, नहीं, ये हमारी परवरिश का नतीजा है, क्योंकि हम परवरिश में फेल हो गए, हम परवरिश इस तरह से नहीं दे पा रहे हैं। जो आपके पिछले सवाल में मैंने बातें बताई हैं उससे आप समझ लें कि अगर हम बच्चों को ठीक तरह से परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं। और इसी तरह से जब वो हम उनको साधन दे रहे हैं बहुत सारा, तो वो अपने आप को एक व्यस्त और स्वच्छंद मान रहे हैं और वो कहते हैं मैं बहुत आजाद हूं, सब कुछ कर लूंगा। तो वो किसी भी रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि रिश्ता हमेशा त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, और वो कहते हैं कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम बिल्कुल आजाद हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज के युवाओं से जब बात करेंगे आप तो आपको आश्चर्य होगा, वो ये तक कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। वो माँ बाप तक को अपने लिए जरूरी नहीं मानते, वो एक बंधन के रूप में देखते हैं। और जिस तरह से आजकल वो इतने बड़े हो चुके हैं, तो वो एक रिश्ते में आना अपने लिए एक बंदिश मानते हैं। उस बंदिश के साथ वो उसके जुड़ी हुई जितनी भी त्याग हैं, सीमाएं हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है। तभी क्या होता है कि या तो शादियां टूट रही हैं बहुत जल्दी, और नगद टूट नहीं पा रही है कभी, तो वो ऐसा कदम उठा रहे हैं कि खुद तो नहीं लेकिन सामने वाले की जान ले लो। और वो छोटी छोटी बातों में आप देखेंगे कि हमारे पूर्वज कई बार ऐसी बातें होती थी जिसके लिए मारपीट भी होती थी, कभी मनमुटाव भी होता था, लेकिन जीवन तक वो साथ नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उस रिश्ते से उनकी जुड़ाव होता था कि ये रिश्ता मेरा है। लेकिन आज वो कहते हैं मेरा रिश्ता नहीं है, मैं जबरदस्ती फंस गई। और आज का रिश्ता सिर्फ उनको एक व्यापार दिखता है, अगर हमारे तुमसे फायदा है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। क्योंकि बच्चे हमेशा माँ बाप के साथ जब तक दबे हैं, उनको ये लगता है कि शादी कर लेंगे अब हम आजाद हो गए, अब हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, निर्णय खुद ले सकते हैं, अपना जीवन खुद चला सकते हैं। लेकिन जब वो शादी में आते हैं तो देखते अरे ये तो कुछ और हो गया, हमने सोचा तो कुछ और था, ये तो बंधन डबल हो गए। तो अब वो घुटन इतनी ज्यादा होने लगती है कि उसको तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है। और उस तोड़ने के लिए वो या तो तुरंत शादी तोड़ते हैं या तो रिश्ता तोड़ेंगे, और नहीं
तो जो कारण है उसका सामने वाला जीवन साथी, वो जीवन साथी नहीं रह गया सर, अब वो सिर्फ एक साथी है जी। क्योंकि एक समय था जो जीवन साथी कहा जाता जिसे हम सोलमेट कहते थे, अब वो सोलमेट नहीं है, अब वो सिर्फ रूममेट हो गया। तो अब वो सिर्फ साथी है और उसको छोड़ने में उनको कोई भी हिचक नहीं होती। तो ऐसा जरूरी है कि लोगों को पहले रिश्ते के लिए समझाया जाए, बताया जाए और तैयार करा जाए। और अगर ऐसा तैयार कर देंगे तो ये जो रिश्ते टूट रहे हैं वो नहीं टूटेंगे। और इनके पीछे के कारण आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे हैं जो कि आमतौर पे किसी भी बात से खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो अहम पे आ जाता है इसलिए नहीं होता। निश्चित तौर पर सर आपका जो जवाब था वो बहुत ही एक आपने जो आज के परिप्रेक्ष्य में है उसको बहुत संतुलित तरीके से बताया है। ये जो मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है सर, उसका शारीरिक जो हेल्थ है हमारा जो बिल्कुल उससे किस तरह का रिलेशन है और हम लोग बीमार क्यों होते हैं, इस पर भी थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से ये जरूर बता देता हूं कि पहली बात तो ये मान लें कि हम जब पैदा होते हैं तो जिंदा रहने के लिए होते हैं। बीमारी हमारे संक्रमण में नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे सिस्टम में ही नहीं है बीमारी। बीमारी हम सिर्फ अपने आप के लिए खराब जीवन शैली के थ्रू लाते हैं। आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हम पैदा होने वाले होते हैं तो जो हमारा शुक्राणु होता है वो सिर्फ एक सेल होता है, एक छोटा सा सेल, और वो सेल हमारे लिए करोड़ों सेल में बदलता है और हमारे पूरे शरीर को बनाता है। यानी हम सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए पैदा हुए। लेकिन जब हम अपनी खराब जीवन शैली, खराब सोच, इन तरह से अपना काम करते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम जो कि हमारी रोग प्रतिरोधकता क्षमता है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। आपको ये जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा शरीर दिन भर में 10 ऐसे सेल को काटता है, मारता है जो कि भविष्य में कभी कैंसर बन सकते थे। लेकिन जब हम तनाव में ले जाते हैं तो वो तनाव में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे उस तनाव पे ध्यान देता है और हमारा जो स्वाभाविक काम है उसको बंद कर देता है। तो इस तरह से वो सेल नहीं मरते। जो हमारे सेल मरते हैं कि अक्सर आप देखेंगे तो आपको 14 दिन में आपका पूरा शरीर पूरी तरह से नया हो जाता है क्योंकि हर सेल बदल जाते हैं। लेकिन जब कभी हम उस सेल को नहीं मारते हैं तो यही सेल नहीं मरना यानी कैंसर हो जाता है, यानी ये इसका स्वाभाविक विपरीत हो गया और ये अपने साथ दूसरे और अंग के जो सेल हैं उनको संक्रमित करता है। फिर हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उनको हैक करता है और जो भी शरीर में हमारे यहाँ पोषण जाना था वो सारा ये अपने अंदर से कर लेता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बीमारी बन जाता है। तो जो भी बीमारियां हैं इनको हमारा मेडिकल साइंस भी ऑलरेडी कह चुका है कि हम ऑलमोस्ट यानी हमारी लगभग सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है मनोदैहिक, यानी मन से पैदा होंगी और देह में दिखेगी। यानी अगर कोई भी बीमारी है, जो इशू, जो परेशानी, जैसे अगर आप देखेंगे कि कभी किसी को एग्जाम से डर लग रहा है तो उसकी हार्ट रेट तेज होने लगेगी, यानी दिल का धड़कन तेज होगी, या उसका हाजमा खराब हो जाएगा, यानी सिर्फ सोच से। और अगर वो खुश है तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करने लगेगा, दिल का रौमा अच्छा करने लगेगा, रक्त वाहिनी अच्छी लगेगी। और इसीलिए हर समय सबसे पूछा जाता है तनाव तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि तनाव ही इन सारी चीजों को इम्बैलेंस करता है। बिल्कुल, मतलब तनाव ही सारी बीमारियों की जड़ है। पैदा वहीं से होता है, शुरुआत वहीं होता है। और तनाव आने का मेन कारण है कि जब आप किसी भी चीज को काबू नहीं कर सकते हैं और उसको काबू करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका काम हो, चाहे हालात हो, चाहे जिंदगी के हालात हो, चाहे रिश्तेदारी हो, जिन पे भी आप अपना अधिकार बनाना चाहते हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं, चुनौती आ रही है, आप तनाव में आते हैं और तनाव में आते हैं और तनाव में आते हैं। इतना तनाव आता है कि वो फिर आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम कहता है नहीं नहीं, पहले ये जरूरी है, पहले इस तनाव को देखो, शरीर को जाने दो। तो वो आपकी सुरक्षा छोड़ करके बाहर के कारणों पर लग जाता है। तो इस तरह से आप कह लीजिए कि आपकी आर्मी है, वो आर्मी दुश्मनों को देखने लगती है और घर को छोड़ देती है, जो कि घर का काम जरूरी था। तो वहां से आपकी बीमारियां शुरू होती हैं, जहां पे आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। और जब कॉम्प्रोमाइज कर जाता है तो ये लगातार काम करने लगता है, यानी आपके ही विरोध में काम करने लगता है। यानी खराब सेल को मारते मारते ये अच्छे सेलों को भी मारना शुरू कर देता है। यानी एक तरह से आपकी कह लीजिए कर्फ्यू लगा हो और ये बोल दिया जाए देखते ही गोली मारने के आदेश, तो वो ये नहीं देखता है दुश्मन है या अपना है, उसका काम होता है इसको नष्ट करो। तो ये बीमारियां फिर हमारे लिए ऑटो इम्यून डिजीज बन जाती है। और ऑटो इम्यून डिजीज हर कोई उसी बीमारी से पीड़ित है। आपका सेल, आपका नर्वस सिस्टम बीमार रहना सीख जाता है। क्यों? दवाई लेने के बाद आप जब शरीर ठीक हो जाता है उसके बाद आप फिर से बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? आपको कभी चोट लगी हो और आपके शरीर में कहीं कोई दर्द हुआ हो, आप ठीक हो गए, उसके बाद फिर कभी मौसम बदला या कोई ऐसी घटना हुई, फिर वही दर्द शुरू हुआ, क्योंकि आपके शरीर में वो मेमोरी स्टोर है।
उसको पता है कहाँ घाव लगा था और कैसे हुआ था। तो अक्सर जैसे ही मौसम आने लगता है लोग कहते हैं मेरे पुराने दर्द शुरू हो गए। मौसम ठंडा नहीं है, आपके जो दर्द थे उनका कारण शुरू हो गया, ट्रिगर शुरू हो गया, यानी आपका शरीर बताना शुरू कर रहा है मुझे इस मौसम से यहाँ दर्द हुआ था, यहाँ दर्द हुआ था, वो बता रहा है, जो कि अभी तक नहीं था, अब होने लगा। क्यों? जब आपके पास कोई परेशानी होने लगती है या थोड़ा सा धूल दिखेगी, कोई परेशानी होगी तो अस्थमा आने लगेगा। अस्थमा एक्चुअली एक बीमारी नहीं है, अस्थमा एक कारण है कि आपको सांस छोड़ने में दिक्कत है। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपका हार्ट कहने लगता है, आपका लंग्स कहने लगता है भाई साहब ये तो वैसे ही माहौल बन रहा है जो पहले हुआ था, और वो फिर से वही अस्थमा का अटैक देना शुरू करता है। इसी तरह से दिल की बीमारी है, इसी तरह से बाकी सारी बीमारी है, ये सारी साइकोसोमेटिक। बिल्कुल। और अंत में सर हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि जो ये बीमारियां हैं जो आपने सीधे तौर पर बताया कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसी से हमारे शरीर की तमाम बीमारियां बिल्कुल जनरेट करती है, शुरुआत उनसे होती है और शुरुआत होते होते बहुत खतरनाक स्टेज में आ जाती है। और जब मानसिक तौर पर हम बीमार होते हैं तो फिर हम एक आत्मघाती बम की तरह जो है कहीं भी फट जाते हैं, और वो जो है हमारे फटने के बाद वो जो है हमारे जो नजदीकी लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं उन पर फटता है वो, और उनको बहुत बड़े बड़े जख्म देके जाता है। तो इसका समाधान आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी है, तनाव भरी जिंदगी है, कैसे करके किया जाए? इसका बहुत आसान तरीका है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है। हमारे यहाँ पे एक लाइन बोली जाती है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन, कि आप जिस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, बस वही आपकी परिभाषित करता है आपकी जिंदगी कैसी है। बात करने का मतलब है कि आप बाहर के लोगों से कैसे बात करते हैं और खुद से कैसे बात करते हैं। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि खुद के बारे में आपके क्या विचार है, तो शायद ही कोई आपको बहुत अच्छी बातें बता पाए। वो हमेशा कोई ना कोई परेशानी बताएगा, कंफ्यूजन बताएगा, दिक्कत बताएगा, अरे यार मेरी जिंदगी में ये परेशानी वो परेशानी। अच्छी चीजें कहाँ है? अगर आज किसी की उम्र 30-35 साल हो चुकी है तो क्या सब कुछ खराब था? खराब नहीं था, सब कुछ अच्छा था। कुछ चीजें हैं जो खराब हो गई होंगी, हाँ वो समय के साथ बदलती हैं, लेकिन जब हम अपने लिए ही आत्म छवि ही इतनी खराब रखते हैं तो ये आता है। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे आसपास का माहौल। जैसे हमारे माँ बाप हमें 20 चीजों के लिए शाबाशी ना दे और 20 चीजों के लिए वो ये बोला दे तू बकवास है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तेरा काम खराब है। इसी तरह से हमारा स्कूल, इसी तरह से हमारा समाज। मेरे पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बचपन में सिर्फ पिताजी ने कभी एक बार डांटते हुए कहा था तू बिल्कुल जीरो है, और वो आज 40 साल की उम्र तक में भी वो शब्द उनको लाइन पूरा याद है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था तू जीरो है। और आज तक वो पिताजी के साथ संबंध ठीक से बना नहीं पा रहा, या उनको पूरी इज्जत नहीं दे पा रहा है, और वो जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे जीरो कहा था। तो सोचिए वो आज तक बदला ले रहा है उसका, और साबित करने में लगा है कि मैं जीरो नहीं हूं। और ऐसा करते करते उसने अपने अंदर इतनी बीमारियां पाल ली, इतनी असंतुष्ट हो गया है, इतना दिक्कत हो गई है, परेशानियां हो गई हैं कि उसने मिजरीज पाल रखी, और वो किसी भी चीज को सुख नहीं ले पाता, वो हर चीज को। इसी तरह से हम लोग के मतलब उनके जो मतलब आइडियल जो थे उन्होंने उनका मॉरल उसी टाइम डाउन कर दिया जब उसको अप करने की जरूरत। ये ऐसे सिग्निफिकेंट या बहुत प्रभावकारी लोग होते हैं हमारे जीवन में, जो अगर कुछ कहें तो हम बहुत कुछ कर देंगे, और जो कुछ कहें तो हम सब कुछ नष्ट भी कर देंगे। तो बेहतर ये है कि हम अपने आसपास वाले लोगों को कभी भी भूले से भी, गलती से भी उनकी बेइज्जती ना करें, उनको कुछ नाम ना दें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार वो उस नाम को अपनी पहचान ले लेते हैं। जैसे कभी आपने किसी को बोलते में बोल दिया तू बेवकूफ है, तो वो बेवकूफ को अपनी पहचान बना लेता है कि मुझे बेवकूफ कहा, और वो बेवकूफ से जुड़ी हुई 40 चीजें करते वो फिर बेवकूफी वाली दशा में। ये बिल्कुल इस तरह से हो सकता है जैसे आप मानिए कि कोई व्यक्ति गलती करी हो, अपराध करा हो या ना करा हो, अगर गलती से वो कहीं जेल की सजा करा है और जेल की सजा लेके वापस समाज में आता है, तो हर कोई उसको एक ही चीज होता है, अपराधी है, अपराधी है, अपराधी है, जबकि उस अपराध की सजा वो भुगता है। और हो सकता है उसका अपराध को इतना संगीन नहीं था, शायद हो सकता है उसने गलती में कहीं कुछ चोरी कर ली होगी, वो उस परिप्रेक्ष्य में करी होगी या विवशता में करी होगी, लेकिन आज अगर उसको वो चोर 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 बोलते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो समाज में आने के बाद दोबारा कौन सा व्यक्तित्व अपनाएगा, कौन सी पहचान, चोर। और इस बार जो चोर आया है, ये वो सजा काट के जो आया है सर, ये बहुत परिपक्व होके आया है, ये बहुत शातिर है, ये इतना परिपक्व हो गया है कि अंदर जो उसके अपने समकक्ष लोग मिले हैं
उनसे वो उस गुण को और निखार के आया है, और अब वो ऐसे वाले क्राइम करेगा कि शायद आप उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, जबकि वो सुधर गया है। क्योंकि पहले वो गलतियां कर रहा था तो पकड़ा गया, लेकिन अब शायद वो इतना परिपक्व होके आया है हो गया कि अब आपके समाज को एक बहुत ही तजुर्बेकार चोर मिला है कि जो शायद पकड़ा ना जाए। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग कभी अंदर से आते हैं, जेल से बाहर आते हैं, वो बाहर आके उससे और बुरे जुर्म करते हैं। अपराध इसलिए खत्म नहीं हो पाता क्योंकि हम अपराधी को अपराधी ही मानते हैं जीवन भर। बिल्कुल, वो उसका दोषी हमारा समाज है, हम खुद हैं। हम हैं, क्योंकि हम उनको कभी समाज में एक्सेप्ट लेने ही नहीं रहे। इसी तरह से जो हमारे आसपास बच्चे हैं, लोग हैं, परिवार है, अगर मान लीजिए एक पति पत्नी को कोई बोल देता है तो बिल्कुल गवार है, तुझे कुछ नहीं आता। अब आप सोचिए, पति अगर पत्नी की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दे जिससे वो चाहती है कि सम्मान मिले, वो किसकी सुनेगी? वो किसी की अपनी सुनेगी। अब उसका वो काम है, वो गवार वाला जो शब्द है उसका, जो पहचान के साथ लग गया है, वो उसको साबित करेगी। और अगर वो बदले में है तो कहीं ना कहीं वो इतने हानिकारक कदम उठाएगी, या तो उसे नुकसान पहुंचाएगी, या खुद को, और या तो पूरा परिवार, कि मैं तो गवार हूं। अब उसको हर चीज के लिए एक सेफ गार्ड मिल गया, तुमने तो पहले ही मुझे कह रखा मैं गवार। और तनाव की स्थिति वहीं से हो जाती है और वहीं विस्फोटक हो जाता है। अब आप तुम मुझसे कोई भी अच्छा काम उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने निवेशित कर दिया मैं गवार हूं। जी जी, तो हमेशा तैयार रहो कि मेरे से काम खराब ही होगा। बिल्कुल। इसी तरह से हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग, बॉस कभी अपने कर्मचारी को ऊटपटांग बोल देता है, तो अब आप सोचिए कि आप उस व्यक्ति की योग्यता को खराब कर रहे हैं, उसको आप सवाल उठा रहे हैं, और वो आगे से फिर वही खराबी करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि इनका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। जो आत्मविश्वास न जाने कितने सालों में किसी ने बनाया था, अगर आपने उसको खराब कर दिया तो वो वापस नहीं आता। इसी तरह से आप देखते होंगे हमारे कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जब एक बार कभी फॉर्म खराब करते हैं, उनका फॉर्म खराब हो जाता है, वापस फॉर्म में आने में उनको बहुत समय लग जाता है। इसी तरह से हम लोग अपने भी जोन में रहते हैं, हम स्टेट में रहते हैं। अगर हमें किसी ने कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया, तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा।